नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है राजन और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 3 लेट्स टॉक साइंस सीरीज की। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट की, जिसके अंतर्गत बचे हुए क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद के जो लेक्चर हैं वो कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चलते चलते कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इससे पहले आप 20 क्वेश्चन पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के क्या है इनको देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब आइसोटॉप एंड एलोट्रॉप्स, यहाँ आप देख सकते हो 21 हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब आइसोटॉप और एलोट्रॉप का मीनिंग पता हो आपको। आइसोटॉप होता है समस्थानिक, ठीक है। एलोट्रॉप होता है अपरूप हिंदी में। अपरूप यानी कि एक कोई भी आप कह सकते हैं एलिमेंट है, वो क्या है 2 रूपों में पाया जा रहा है, ठीक है। तो वो हो जाता है अपरूप। जैसे मैं देखो कार्बन, कार्बन प्योर रूप में कहाँ पाया जा रहा है, डायमंड में पाया जाएगा। इसके साथ साथ वो पाया जाता है ग्रेफाइट में, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, बट क्या है उसके अंदर कार्बन ही। एक एलिमेंट क्या है अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है, बट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आ गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यानी कि आप कह सकें कि उसके अंदर मौजूद कार्बन ही है, सिंगल एलिमेंट, जिसका केमिकल आप कह सकते हैं फॉर्मूला बदल जाएगा और वहां पर क्या होगा, डिफरेंट अरेंजमेंट्स के साथ वो मौजूद रहेगा। और इसे क्या कह देते हैं, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप आया है 2 शब्दों से, एलोस एंड ट्रॉप। एलोस का मतलब ALLOS, एलोस का मतलब होता है अदर, ट्रॉप का मतलब होता है फॉर्म। तो यानी कि एक ही तरह का एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा रूपों में पाया जाए। जैसे कार्बन 2-3 रूपों में पाया जाए, पानी है, सॉरी पानी नहीं, आप कहें ऑक्सीजन कह सकते हैं। ऑक्सीजन 2 रूपों में, 2-3 रूपों में पाई जाती है, 4 रूपों में बेसिकली देखा जाए, O8, O4, O3, O2, ठीक है। ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ओजोन गैस, और टेट्रा आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्टा ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये पाए जाते हैं, ये केमिकल एलिमेंट पाए जाते हैं 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म्स के अंदर। इन्हें आप कह देते हैं एलोट्रॉप। इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, सेम रहेगी, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, थोड़ी अलग हो जाती हैं। अब देखा जाए, डायमंड दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हार्डेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है, जो सेकंड नंबर पर जो अगर आप कोई जो दूसरी बात करें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो दूसरा इसका क्या था एलोट्रॉप था, वो बिल्कुल इससे अलग है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करें आइसोटॉप की, आइसोटॉप के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं। इससे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी एटम कितना एटॉमिक नंबर रखता है। पीरियोडिक टेबल में आप आवर्त सारणी में उसको संख्या देते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, जो भी कुछ है, उसकी जो पोजीशन है वो डिसाइड की जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होते हैं, वो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ पर P लिखा हुआ है, उसके साथ मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलकर के क्या है, उसका मास नंबर बनाती है। प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है। एक प्रोटॉन है तो वो क्या है, उसको एटॉमिक नंबर 1 दे दिया और पीरियोडिक टेबल में पहली पोजीशन मिल गई। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो इसकी पहली जगह मिलेगी, बट इसकी जो आप कहें समस्थानिक हैं वो 3 हैं। हाइड्रोजन 3 रूपों में आप कह सकते हैं समस्थानिकों के रूप में पाया जा सकता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि मास नंबर बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ पर मास किसकी वजह से था, अकेले प्रोटॉन की वजह से। दूसरे के अंदर एक प्रोटॉन के साथ क्या आ गया, न्यूट्रॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर है तो वही 1 ही, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटॉन है तो पहली ही जगह मिलने वाली है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इसकी वजह से, एक प्रोटॉन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता हुआ होगा, बट न्यूट्रॉन की संख्या की वजह से ये भारी हो गया है, ठीक है। तो ये बन गया ड्यूटेरियम। इसके अंदर क्या है, जो भार देने वाली, जिनकी मास देने वाली क्या है, जो आपस सब एटॉमिक यूनिट्स हैं, वो 2 हो गई, और वो कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर 2 न्यूट्रॉन हो जाए, एक प्रोटॉन हो जाए, तो इसका मास नंबर कितना हो गया, 3। मास नंबर को ऊपर लिखते हैं, सिंबल आप नीचे लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है नीचे। तो 1 बताता है कि इसके अंदर एक प्रोटॉन है, और ये 3 बताता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या मिलाकर के कितनी है इसके पास, 3। अब
क्वेश्चन था कि क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की उसकी रिएक्शन किससे होगी किससे नहीं होगी, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड करते हैं प्रोटॉन्स पर। जितने प्रोटॉन होंगे एक एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन ही डिसाइड करते हैं आइसोटॉप्स को और एलोट्रॉप्स को। कार्बन है, कार्बन के अंदर क्या है, प्रोटॉन होंगे 6, ठीक है, उसके चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, ठीक है। चाहे वो क्या है, ग्रेफाइट का कार्बन है, चाहे वो डायमंड का कार्बन है, ठीक है, उसके अंदर वो ये सेम रहेगा। आइसोटॉप के अंदर ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, इसके अंदर देखें आप, इसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा क्या है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो दैट्स वाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 22। तो एक बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्या है जरूर बताएं कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, और इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन आप लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आप पढ़ेंगे तो रस्टिंग, जंग लगना, एक तरह का ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसे आप कहते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए उसको चाहिए होती है हीट। अब लोहा है, लोहे को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए क्या है, एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए दो, ठीक है। एक तो मौजूदगी किसकी, ऑक्सीजन की, इसके साथ साथ क्या है उसको पानी चाहिए। तो जब उसको क्या है मिल जाता है ये, तो लोहे को जंग लग जाता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो रेड कलर का, रेड ब्राउन कलर का जो मटेरियल पैदा होता है किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, दैट इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। ऑक्साइड क्यों कहा उसे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पैदा हुआ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या है, एक नया मटेरियल पैदा हो रहा है, तो इसको आप कहेंगे केमिकल चेंज। चेंज क्या होता है, कोई बदलाव। तो दो तरह के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल के अंदर बाहरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, जैसे बर्फ थी, बर्फ पिघल गई, पानी बन गया, तो बाहरी चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड बन गया, बट अंदर है तो पानी, चाहे वो बर्फ के रूप में था, चाहे नॉर्मल लिक्विड के रूप में था, चाहे वो गैस बन के उड़ जाए, तो है तो वो पानी रहेगा। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, सॉलिड से लिक्विड बन गया, बाहर से दिखने वाली प्रॉपर्टीज बदली हैं, अंदर से वो सेम है। बट लोहा था, लोहा बदल गया आयरन ऑक्साइड में, ठीक है, आयरन ऑक्साइड में बदला है तो नया मटेरियल पैदा हुआ, वो केमिकल चेंज है, ठीक है। वहां पर क्या होगा, हीट का इन्वॉल्वमेंट होगा या हीट रिलीज होगी। केमिकल चेंज कुछ भी हो, उसके अंदर हीट यूज भी हो सकती है और हीट पैदा भी हो सकती है, ठीक है। तो आप ये याद रखें। अगला एक्सोथर्मिक, दो तरह की रिएक्शन है, कैटेगरीज हैं दो रिएक्शन की। एंडोथर्मिक, ENDO, एंडो, इसको आप याद कर सकते हैं EN यानी कि इन, ठीक है। थर्मिक, थर्मिक यानी कि हीट, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट की इन्वॉल्वमेंट, हीट अंदर जाती है, यूज होती है, उसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेपर को जलाना है तो पेपर कैसे जलेगा, उसके लिए हीट आपको देनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा कर पाएगा। बट क्या है, अगर आप यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है एक्सोथर्मिक, एक्सो यानी कि एग्जिट, ठीक है। रिएक्शन क्या है, इसके अंदर हीट क्या है, एग्जिट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये इसका एग्जांपल दूं तो मैं, जैसे कोई मटेरियल जलाया जाए खुद, जब वो कंबस्शन कर रहा है, या अगर आप देखें जो चूना होता है उसको क्या है आप डाल दें किसके अंदर, पानी के अंदर, तो क्या है वो हीट बाहर की तरफ रिलीज करेगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक अपरूप है, जिसे क्या कह सकते हैं, एलोट्रॉप, किसका, कार्बन का। कार्बन का एक रूप है जो क्या है, शुद्ध रूप है, ठीक है। वो किसके, कार्बन की ही सारे एटम होंगे, उसके अंदर कार्बन के ही परमाणु होंगे। वो क्या है, सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है लेयर के रूप में होता है। एक लेयर ग्रेफाइट की, कार्बन की, दूसरी के ऊपर घिसती है, ठीक है, दैट्स वाई वो सॉफ्ट होता है। बट डायमंड के अंदर मूव करने के लिए जगह नहीं होती, तो इसीलिए क्या है वो हार्ड बन जाता है। ग्रेफाइट क्या सॉफ्ट रहता है। उसके बाद व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बेंजीन। तो पहले आपको पता होना चाहिए बेंजीन, बेंजीन है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दो तरह के कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं बेसिकली जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन आता है। कंपाउंड यानी कि यौगिक, दो या दो से ज़्यादा तरह के एटम्स के मिलने से जो नया मटेरियल तैयार होता है उसे आप कहते हैं कंपाउंड, ठीक है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करती हैं, तो वो एक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की मौजूदगी रहती है, उन्हें आप क्या क्या देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देयर इज वन ब्रांच फॉर द साइंस जिसे कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो उनमें से एक मटेरियल है, एक आप कह सकते हैं
कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। तो बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या है, कार्बन लगे होते हैं एक साइकिल के रूप में। 6 कार्बन के एटम क्या है, एक साइकिल में लगे होते हैं, ठीक है, और वो आपस में क्या है, बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, और इसे क्या कहा जाता है, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसके साथ क्या हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अब इसका मोलर मास, अब मोलर मास अगर आप दुकान पर कुछ खरीदने जाएं तो हम क्या खरीदते हैं, कोई भी जो चीज़ तोल के आती है तो वो किलोग्राम में खरीदी जाती है, गिण के आती है तो डजन में आती है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, आप कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो अभी इन सारी चीज़ों को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसे कहा जाता है मोल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं चीनी खरीदने जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा 1 किलो चीनी चाहिए। बट अगर केमिकल कंपाउंड्स की बात करें, केमिकल एलिमेंट्स की बात करें, तो बात की जाएगी 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, आप इस तरह बात करेंगे। ठीक है, तो 1 मोल कितनी क्वांटिटी होती है, 1 मोल क्वांटिटी होती है अगर उस एटम को, ठीक है, उस एटम को आप कंपैरिजन करें, उस एटम का अगर आप कंपैरिजन करें किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 क्या होता है, ऐसा एटम जिसके अंदर 6 क्या है, प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका भार हो जाता है 12। ठीक है, तो ये भार, इसका एटम मास नंबर 12 हो गया। इसको मान लिया जाता है कि इसके पास 12 यूनिट मास है। इसका कंपैरिजन दूसरे एटम्स के साथ करें तो तब हमें पता चलता है कि उनका मास क्या है। ठीक है, अब देखा जाए हाइड्रोजन, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन को इसके साथ कंपेयर करूं, तुलना करूं इसकी, तो हाइड्रोजन का मास आएगा 1 यूनिट। इसी तरह सारे 100 जितने भी है एलिमेंट है उनको कंपेयर किया गया कार्बन 12 के साथ, और जो क्या है मास मिलता है उसे क्यों कह देते हैं आप, एटॉमिक मास। उस एटॉमिक मास की वजह से क्या है, आप डिसाइड करते हैं मोलर मास। अब देखिए, अब मैं देखूं पानी का फॉर्मूला है कितना, H2O। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसके अंदर, अब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, पानी के अंदर H2O। ठीक है, 3 एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन का कंपैरिजन करें तो इसका मास आता है 1 का 1 U। अब 2 है तो 2 U हो गया, यानी कि 2 यूनिट मास हो गया। अब ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 न्यूट्रॉन, तो 16 हो गया। इसके पास 16 यूनिट मास हो गया, 16 और 2 18 हो गया। ये 18 U हमें क्या बताता है कि जब भी पानी 1 मोल हमें लेना है, 1 मोल पानी लेना है, तो हमें कितना पानी चाहिए, 18 ग्राम। आई बात समझ, ये 18 ग्राम क्या है, 1 मोल पानी के अंदर आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1 मोल। कोई भी क्वांटिटी ली जाए 1 मोल जिसके अंदर क्या है, उसके अंदर अगर आप पता कर लें कि उसके अंदर कितने ग्राम क्या है, वो मटेरियल आया है, वो मैटर आया है, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। तो अभी आपने बात की थी बेंजीन की। बेंजीन का मोलर मास होता है, आप याद रखेंगे, 78.114 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल, 1 मोल में कितने आते हैं इसके ग्राम, 78.114। ठीक है, बेंजीन के कुछ और मैं आपको बताऊं, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। साइक्लिक क्योंकि उसके अंदर कार्बन साइकिल के अंदर लगे हुए हैं, ना कि क्या है, एक चेन, लंबी चेन के रूप में। एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा तो हुआ है, बट उन्होंने मिल करके एक रिंग बना रखा है, गोल। ठीक है, रिंग के रूप में स्ट्रक्चर बना रखा है। अब इसके बाद मैं बताऊं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बता दी मैंने। इसके साथ साथ मैंने बताया कि बेंजीन की जो स्मेल होती है वो होती है एरोमेटिक, स्वीट एरोमेटिक। ठीक है, और ऑर्डर इसका जो है स्वीट एरोमेटिक हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला रहेगा C6H6, यानी कि 6 कार्बन और साथ में 6 क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, अब चलते हैं आप आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको क्या है, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर है एटॉमिक नंबर आयरन का। आयरन क्या है, आयरन है एटॉमिक नंबर इसका 26। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, यानी कि इसके अंदर 26 प्रोटॉन पाए जाएंगे और 26 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसका सिंबल होता है Fe। एफ बड़ा आएगा, ई छोटा आएगा। ठीक है, ये जो Fe है ये सीधा इसका नाम नहीं था। ठीक है, ये इसका जो लैटिन, जो आप कह सकते हैं दूसरी भाषाओं से इसको लिया गया है, तो उसमें इसका नाम था फीरम। ठीक है, आयरन का, तो वहाँ से इसका सिंबल लिया गया है Fe। अब कैथोड रेज, कैथोड रेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, व्हाट आर कैथोड रेज। यहाँ पर क्या है, एक ट्यूब ली गई थी। ठीक है, इस ट्यूब को आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर कैथोड रेज पैदा हो रही हैं। ये पैदा की थी J.J. थॉमसन ने। इसके साथ क्या, इसके अंदर 2 क्या है, पत्तियां हैं, जो क्या है, कैसी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। एक पॉजिटिव साइड बैटरी से जुड़ गई, एक जुड़ गई नेगेटिव साइड, हाई वोल्टेज जनरेटर लिखा है इसने। ठीक है, अब यहाँ पर वैक्यूम पंप लगाया गया जिसके अंदर, जिससे क्या है, एयर को निकाल दिया गया और एक पर्टिकुलर क्या है, गैस को भर दिया गया लो प्रेशर पर, ताकि क्या है,
प्रेशर कम होगा तो एटम्स क्या है उस गैस के यहाँ वहाँ घूम सकेंगे, और इसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब। अब यहाँ पर देखा जाए एक साइड नेगेटिव से जुड़ी है और उसको क्या कह दिया गया कैथोड, जो पॉजिटिव से जुड़ी है उसको कह दिया गया एनोड। तो इधर नेगेटिव वाली साइड से क्या हुआ, एक लंबी रेज पैदा होने लग गई। वो किसकी रेज थी, वो इलेक्ट्रॉन्स की रेज थी। इसको ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इनके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज कैसे पता किया गया, इनके चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई। इधर एक इलेक्ट्रोड लगाया, एक इधर लगाया। मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, तो ये इलेक्ट्रॉन के ये नेगेटिव चार्ज था, ये किस तरफ मुड़ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या है मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई गई, चुंबकीय क्षेत्र भी लगाया गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर भी क्या हुआ, ये क्या है इफेक्ट हो गई। तो इससे क्या पता चला कि जो कैथोड रेज हैं, कैथोड या रेज यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो रेज है वो अफेक्ट हो जाती हैं किसकी वजह से, वो अफेक्ट हो जाती हैं मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आप ये याद रख लें। अब विच वॉज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। ठीक है, इसके बारे में बात करने से पहले क्या है मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, इसके बाद सेलुलॉइड। सेलुलॉइड क्या है, फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक है। इसको बनाया गया था सबसे पहले क्या है इंग्लैंड के अंदर, बर्मिंघम के अंदर 1856 के अंदर। ठीक है, बनाया किसने, अलेक्जेंडर पार्क ने। अलेक्जेंडर पार्क ने इसको बनाया तो इसने अपने नाम पर इसको पेटेंट करा लिया, यानी कि अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया और इसको नाम दिया पार्केसाइन, PARKESIN। इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें, PRKESIN 1856 में। इसके बाद इसी तरह का एक और कंपाउंड आया, इसी तरह की एक और प्लास्टिक आई जिसको नाम दिया गया जाइलोनाइट, XYLONIT 1869 के अंदर। ये बनती किससे थी, सबसे पहले इसको बनाया गया किससे, सेलुलोज से। सेलुलोज क्या होता है, ऐसा कंपाउंड होता है जो क्या है काफ़ी टफ है। टफ यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बन मौजूद है, कार्बन मिलकर के क्या है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ क्या है ग्लूकोज बनाते हैं, उसी तरह क्या है सेलुलोज क्या है एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है पौधों के अंदर पाया जाता है। इसको नाइट्रोजन के साथ मिलाकर के बनाया गया नाइट्रो सेलुलोज, और उसके साथ क्या ऐड किया गया कैम्फर यानी कि कपूर। इससे बना क्या, सेलुलोइड। सेलुलोइड क्या है, एक ग्रुप है किसका, कार्बन कंपाउंड्स का, जिसका यूज होता है क्या बनाने के लिए, प्लास्टिक्स। तो पहली प्लास्टिक का नाम रखा गया सेलुलोइड, और वो सेलुलोइड के अंदर जो सबसे पहली थी वो थी पार्केसाइन। इसको सेलुलोइड नाम कब दिया गया, ये नाम दिया गया 1870 के अंदर। ठीक है, और इसका साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर पार्क ने, PARK। ठीक है, आप इसका नाम क्या है लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन अ पीस ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड Ca, ये सिंबल है कैल्शियम का। इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये बनता किससे है, ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जिसे आप चूना पत्थर कह सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये कहाँ कहाँ से आएगा, ये समुद्र के अंदर जो शेल्स वाले जीव हैं उनके जो खोल होते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, कैल्शियम की मौजूदगी की वजह से ही इसका यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए। अब जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर देगा, छोड़ देगा, जिससे क्या डेवलप होगी, जिससे पैदा होगी कैल्शियम ऑक्साइड, सॉलिड रूप में पैदा हो जाएगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड का आप यूज़ करते हैं किसके लिए, सीमेंट वगैरह पैदा करने के लिए। ठीक है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में डाल दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पैदा हो जाएगा। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, अनस्लेक्ड लाइम, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसके बाद क्या है जो इसको क्या है पानी में डाल दोगे तो ये क्या रिएक्शन कर जाता है, हीट एनर्जी लिबरेट कर देता है। हीट आपने देखा होगा चूने को जब पानी में डालते हैं तो हीट पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पर वो पानी को फिर दोबारा लेने लग गया और हीट को उसने रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। जिस हीट को लेकर के उसने कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा था वो हीट क्या है बाद में क्या है वो खुद रिलीज़ करने लग गया। अब क्या हुआ, जब आपने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, इसके लिए जरूरत पड़ी 825 डिग्री टेम्परेचर की। इसको हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, बचा क्या CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना सबसे ज़्यादा इसको पैदा करता है, USA दूसरे नंबर पर है। आप इसके साथ साथ क्या है इस प्रोसेस का नाम याद रखें, कैल्सिनेशन। कैल्शियम कार्बोनेट से पैदा करना कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चूना पैदा करना बिना बुझा हुआ बिना रिएक्शन वाला। अभी उसको पानी में डालेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, फिर क्या है वो कहा जाएगा स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे लिखते हो, Ca लिख करके, ठीक है, ब्रैकेट में लिखोगे OH इज रिप्रेजेंटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH इज रिप्रेजेंटिंग हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब
अब आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिंथेटिक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। सिंथेटिक यानी कि नकली, जो कुदरती रूप में नहीं पाए जा रहे उन्हें आप सिंथेटिक कहते हैं। तो ये क्या है, 24 है, ठीक है। यहाँ पर 20 लिखा है, ये 24 है। ऐसे मटेरियल जो क्या है कुदरती रूप में नहीं पाए जाते उन्हें कहा जाता है सिंथेटिक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट क्या है, थोड़े से टाइम के लिए लैब के अंदर बने। इनको कैसे बनाया गया, जब प्रोटॉन्स की संख्या बदल दी, ठीक है। तो सबसे पहला जो आप कहें बनाया गया था, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर था, इसका नाम था टेक्नीटियम, ठीक है। इसको बनाया गया 1943 के अंदर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके बाद प्लूटोनियम की बात करें तो ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं क्या हैं जो कुदरती रूप में क्या है नहीं पाए जाएंगे, और ये सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ये रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो धर्मिता शो करते हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो 90 से ऊपर वाले क्या है, ये बिना किसी काम के हैं। इन्होंने लिखा है 90 से ऊपर वाले जो हैं ये बिना किसी काम के हैं, यानी कि इनका काम केवल है रिसर्च के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इनका यूज़ होता है। और एक टर्म यूज़ होती है हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। इसको कितना टाइम लगता है अपनी हाफ कंसनट्रेशन तक पहुंचने के लिए। अगर कोई 1 ग्राम चीज़ है, उसको 1 ग्राम एलिमेंट है, उसको हाफ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 5 साल 10 साल, ठीक है। तो इनका हाफ लाइफ पीरियड बहुत कम होता है, जल्दी पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। थैंक यू, हैव अ बेटर डे बेटर लाइफ अहेड।